नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हेडिंग डालिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये हेडिंग है, ये बहुत कुछ आता है बोर्ड एग्जाम में। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं और इससे रिलेटेड थ्योरी भी आती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो, और बहुत आसान है दोनों चीजें। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, तो वो हम देखेंगे कंडक्टर के उससे पर्सपेक्टिव से। कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंडक्टर में क्या चीज होती है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसका वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसमें क्या होंगे, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ज्यादा, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतने बड़े टुकड़े में कंडक्टर के। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि हमने अभी बैटरी से उसको क्या किया है, कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ, क्या लिख रहा हूँ, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, यानी कहने का सीधे सीधे मतलब समझो कि कोई भी हमने बैटरी से उसको कनेक्ट नहीं किया, तब क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन मोशन तो करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन तो कर रहा होता है, यानी कि उसके पास वेलोसिटी तो होती है, लेकिन वो क्या है, हर फ्री इलेक्ट्रॉन एक रैंडम वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, रैंडमली। कोई इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड आ रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो रैंडम मोशन हो रहा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, जब हमने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया होता है किसी कंडक्टर को। तो क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के पास, जब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एक उसकी थर्मल वेलोसिटी होती है। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन थर्मल वेलोसिटी। हर फ्री इलेक्ट्रॉन एक अपनी खुद की थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है रैंडमली। ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन थर्मल वेलोसिटी एंड मूव्स इन रैंडम मैनर। ये बात समझ में आई, वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू। भाई जब रैंडम मोशन हो रहा होगा, सभी अपनी अपनी वेलोसिटी से रैंडमली मूव कर रहे होंगे, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी प्लस u3 डॉट 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 अपॉन n इसके बराबर होता है, कि वेक्टर साइन है, वेक्टर लगा दो। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होगी एज ए होल अगर देखा जाए, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, u1 यानी कि पहले एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, सेकंड u2 क्या होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, u3 थर्ड इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी, उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी का। इसकी वैल्यू क्या होगी अगर सभी रैंडमली मूव कर रहे होंगे किसी कंडक्टर में, बताओ, जीरो के बराबर होगी कि नहीं होगी। भाई सब कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे की वेलोसिटी को, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तब की बात हो रही है, यानी बैटरी कनेक्ट नहीं की है। ये बात समझ में आएगी नहीं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल वेलोसिटी मूव कर रहे होंगे, रैंडमली मोशन कर रहे होंगे, तो उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी एज ए होल देखी जाएगी वो क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। इतना तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा, मान लेते हैं हमने बैटरी लगा दी, एक हमने इस कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, नाउ इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी इज कनेक्टेड। अब मान लेते हैं कंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा भाई देखते हैं। तो जैसे ही बैटरी से मैं कनेक्ट करूंगा तो बैटरी का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बैटरी की वजह से एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी विद इन द कंडक्टर। ये तो मैंने बताया था कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर जीरो नहीं होती है, परसों ही मैंने बताई थी बात कि विद इन द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे रुके नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है एंड पे रुके नहीं, अभी चार्जेस एंड पे रुके नहीं रहेंगे, वो मोशन कर सकते हैं थ्रू आउट। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर या इन कंडक्टर जीरो नहीं होती है। तो मान लेते हैं हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर को किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव, या फिर इस तरफ होगी। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करते हैं, उसी तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। अब क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जितने जो रैंडम मोशन कर रहे थे पहले, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, या फिर नो बैटरी कनेक्टेड, नो बैटरी इज कनेक्टेड, तो ये बताओ मुझे वो किस तरफ मूव करने लगेंगे, इस तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट की साइड ड्रिफ्ट होंगे कि राइट की साइड ड्रिफ्ट होंगे।
भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे कुछ फोर्स लगेगी कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो मुझे बताओ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, अब उन पे फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? तो फोर्स भाई इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख के वो इस तरफ मूव करेंगे कि इस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट की साइड मूव करेंगे कि राइट साइड? लेफ्ट की साइड मूव करेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इतने दिनों से यही पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, या फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन करने लगेंगे, यानी इस तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन। और फोर्स, कितनी फोर्स से ड्रिफ्ट होने लगेंगे भाई? फोर्स क्या लग रही होगी इन पे? फोर्स की वैल्यू क्या हो? ई मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ई। अगर हम वेक्टर साइन की बात करें तो वेक्टर लगा दोगे तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? राइट साइड की तरफ। हो जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब 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 फोर्स लग रही होगी तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। जहाँ फोर्स होगी वहाँ एक्सेलरेशन होगा, जहाँ एक्सेलरेशन होगा वहाँ फोर्स होगी। तो एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी इन इलेक्ट्रॉन की? मास अपॉन एक्सेलरेशन का फोर्स अपॉन मास होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू क्या निकाली हमने? माइनस स्मॉल ई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ई। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ई कैपिटल ई अपॉन मास एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, अब वो ड्रिफ्ट होने लगे लेफ्ट डायरेक्शन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन के पास पहले क्या थी, कौन सी वेलोसिटी थी? थर्मल वेलोसिटी थी। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मान लेते हैं u1 वेलोसिटी थी थर्मल, सेकंड वाले की u2, u3 एंड सो ऑन। कई सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब साथ ही साथ एक फोर्स भी उन पे लगने लगी। थर्मल वेलोसिटी तो थी ही उनके पास, जिससे मोशन वो पहले कर रहे थे। अब साथ साथ फोर्स लगी, जैसे कोई चीज मूव कर रही है, सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, अब इस पे एक और फोर्स लग गई, तो और तेजी से मूव करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? कहने को u1 मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन की u1 वेलोसिटी है, और इस पे एक्सेलरेशन यानी एक फोर्स और धक्का धक्का और लग गया, तो उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, कोई चीज पहले मोशन कर रही है, ऐसा तो नहीं चुपचाप बैठी थी वो, अपनी जगह स्टैटिक थोड़ी थी, मोशन तो कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। अब उनको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दिया, जिसकी वजह से उनपे क्या लगा, एक एक्सेलरेशन लगा या फिर फोर्स लगी उनपे। फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, उनकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो अब जो न्यू वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगी, v1, v2, v3, सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो पहले u1 u2, जो u1 u2 u3 थी, अब वो क्या हो गई, v1 v2 v3 एंड सो ऑन, vn तक होगी सपोज। अच्छा, v1 की वैल्यू क्या होगी? u1 प्लस एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ही लाना है मुझे। अब देखो एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक नहीं पहुंचे हम, अभी हम बात करने जा रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम की। हमें ये भी पता चल गया भैया, जब हम बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, और क्योंकि भाई एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, और जिसकी वजह से ऑलरेडी उसके पास थर्मल वेलोसिटी तो थी ही, साथ ही साथ एक एक्सेलरेशन लगने की वजह से भी वेलोसिटी का हल्का सा चेंज आएगा, यानी वेलोसिटी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मैं बात करूँ, एक इलेक्ट्रॉन को लेके बात कर रहा हूँ, वैसे बाकी सबके साथ भी हो रहा होगा। भाई कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, कई सारे इलेक्ट्रॉन है। ये इधर मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है। साथ ही साथ इस कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस भी होंगे भाई। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ जिस वैलेंस शेल से आया होगा, वहाँ पे पॉजिटिव वो एटम क्या बन गया होगा, पॉजिटिव आयन बन गया होगा। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगी एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है अपने पड़ोस वाले एटम की वजह से, जिसकी वजह से ये फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जिस एटम से डिटैच होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। कहने का ये मतलब है, इन इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ क्या होगा, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, उसके चारों तरफ क्या होगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अब क्या करता है, जब ये मोशन कर रहा है, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, पहले हमने बैटरी लगाई तो साथ साथ उसमें एक एक्सेलरेशन भी डेवलप हुआ। अब क्या करेगा ये कुछ टाइम के लिए फ्री मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए फ्री मूव करेगा, और इसके आगे भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके आसपास भी कोई कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके पास u1 वेलोसिटी पहले थी, थर्मल वेलोसिटी, साथ साथ इसमें एक एक्सेलरेशन भी लगा। अब क्या करेगा, ये मोशन करने लगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब क्या होगा, एक कुछ टाइम तक ये फ्री मूव करेगा भाई, कुछ दो दो चीजें चल रही हैं, कुछ टाइम तक तो फ्री मूव करेंगी, फिर कहीं आके टकराएंगी कि नहीं, कोलिजन हो सकता है इसके कुछ टाइम के बाद। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम में वो फ्री मूव कर सकेंगे।
भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो कुछ टाइम तो फ्री मूव करेगा। जैसे ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक में कोई चीज है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो गाड़ी कुछ टाइम के लिए तो चली, ठीक है, फिर वो रुक गई, तो जितने टाइम के लिए वो चली यानी फ्रीली मूव करी, वही क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन। इलेक्ट्रॉन जितने टाइम के लिए, जब मैंने बैटरी एक्सटर्नल बैटरी लगाई, तो कितने टाइम के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगले कोलिजन से पहले कितना फ्री मूव किया है, वो क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, टकराने से पहले कुछ टाइम जितना फ्री मूव किया होगा ये, तो वही क्या बोला जाता है, हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। तो मैं अभी एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, उसकी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, u1। साथ ही साथ इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन तो सबके सेम ही लग रहा होगा, एक्सेलरेशन सबसे सेम लग रहा होगा, क्योंकि हम मान के चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या सबसे लग रही होगी, कांस्टेंट लग रही होगी। तो ए इज द एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या, जो एक एक टाइम आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन लगा, कितने टाइम के लिए लगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ t1 टाइम के लिए, यानी कोलिजन जितने टाइम के लिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है फ्री मूव किया है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया कि नहीं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कितने टाइम के लिए कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव किया है कोलिजन से पहले, ठीक है, कोलिजन किससे, बाकी इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिव आयन से, कोलिजन। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी तो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जो नई वेलोसिटी है, एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मल्टीप्लाई बाय टी। टी क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम है, कितने टाइम के लिए ये जो बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन मूव किया है फ्रीली। नहीं, अभी क्योंकि मैं अलग अलग की बात कर रहा हूँ ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो पहले u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u1 थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बैटरी से जब कनेक्ट किया गया कंडक्टर, तो उससे एक्सेलरेशन लगा, साथ ही साथ क्या लगा, साथ ही साथ कुछ टाइम के लिए फ्रीली मूव किया होगा अगले कोलिजन से, भाई चला कोई चीज चली, तो कुछ टाइम के लिए तो फ्री मूव करी, फिर आगे जाके टकरा गई किसी इलेक्ट्रॉन से, जितने टाइम के लिए वो फ्रीली मूव किया होगा, और जितने टाइम के लिए उसके पास उससे जो एक्सेलरेशन लगा होगा, तो इन दोनों का मल्टीपल एक नई वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन ने गेन की है ड्यू टू कनेक्शन ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, रहेगी v2 वेक्टर की, u1 वेक्टर, सॉरी u2 वेक्टर, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी टाउ2। v3 जो नई वेलोसिटी तीसरे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, जिसकी पहले क्या थी, u3 थी केवल, पहले तो केवल थर्मल वेलोसिटी थी, यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऐड होगी एक्सेलरेशन की वजह से, जो फोर्स लगी है, एक धक्का लगा ना, u3 प्लस ए वेक्टर टाउ3। इस तरीके से एन नंबर, भाई इलेक्ट्रॉन्स मिलियंस में होंगे तो सबका थोड़ी लिखोगे, nth नंबर जो सबसे लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या हो जाएगा, un वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ एन। क्लियर है, इन सभी का सम कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग वेलोसिटी से हमने देखा मूव कर रहे हैं, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की कुछ इतनी वेलोसिटी है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बैटरी लगाने की बात कर रहा हूँ, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की इतनी वेलोसिटी है, v3 की इतनी, थर्ड इलेक्ट्रॉन की इतनी, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटीज हैं ड्यू टू कनेक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी को कनेक्ट करने से अलग अलग वेलोसिटी से मूव करने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे। तो इनका हम एवरेज निकाल लें, क्या निकाल लें, एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगी, इन सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, इसी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस vn वेक्टर अपॉन n, यहाँ पे स्मॉल n कर दो। तो भाई सबकी वैल्यू रखो, v1 की वैल्यू क्या है, u1 वेक्टर प्लस ए वेक्टर, देखो एक्सेलरेशन सब पे सेम लगेगा, ये बात याद रखनी, सब में ए की वैल्यू a1 a2 a3 नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ई की वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स उतनी लगेगी, ई मल्टीप्लाई बाई ई, सभी इलेक्ट्रॉन का मास भी वही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। u1 प्लस ए टाउ1, ये तो पहले वाली v1 की वैल्यू होगी, इसकी क्या हो जाएगी, u1 वेक्टर प्लस ए टाउ2 प्लस u, सॉरी u3 u2 हो जाएगा, जहाँ पे u3 हो जाएगा, तो ए वेक्टर टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस un वेक्टर प्लस ए वेक्टर टाउ एन अपॉन एन। ये क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी सभी की, बैटरी लगाने के बाद जितनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट, जितनी जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे थे, उन सबका एवरेज क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, u1, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, u1 u2 u3 सबको एक साथ कर सकता हूँ मैं, तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर u3 वेक्टर डॉट 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 प्लस un वेक्टर, ये अलग ले लिया मैंने, अपॉन n। भाई n तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, u1 से भी डिवाइड होगा और इस वाले पोर्शन से भी डिवाइड होगा n वाला, प्लस बाकी जो पोर्शन बचा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, और साथ साथ क्या बचेगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 टाउ एन अपॉन एन। ऐसे लिखा जा सकता है इसको कि नहीं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
ये चीज क्या है भाई, ये पोर्शन क्या है भाई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी हम बात करेंगे वो हमेशा 0 ही आएगी। प्लस ए वेक्टर, ये जो क्या है, ये तो इंडिविजुअल टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 1 क्या है, इंडिविजुअल रिलैक्सेशन टाइम है, उनका एवरेज क्या बोला जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाउ बार से। तो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से भी कर सकते हो, टाउ बार से भी कर सकते हो, टाउ से ही कर देते हैं भाई। टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ये क्या था, T1 T2 T3 क्या था, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम था। अब इंडिविजुअल की बात करने लग जाओगे तो मिलियंस हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, एक एवरेज वैल्यू ली जाती है, इसी को रिलैक्सेशन टाइम भी बोल देते हैं। या तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल दो, चाहे रिलैक्सेशन टाइम बोल दो। तो वीडी की वैल्यू भैया क्या आ गई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ए टाउ। ए की वैल्यू क्या हमने नोट डाउन की थी, जो आई थी हमारी, ये आई थी, देखिए ए की वैल्यू जो एक्सेलरेशन लग रहा था उसकी ये वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाई टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई, ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम निगेटिव, या फिर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। भाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो करंट मूव करता है वो किस तरफ मूव करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन, चलिए नोट डाउन करिए, मैं जो बोलता जा रहा हूँ लिखो। देखिए इफ u1 वेक्टर, देखिए इफ u1 वेक्टर, इफ u1 वेक्टर कॉमा u2 वेक्टर, u1 वेक्टर कॉमा u2 वेक्टर कॉमा u3 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर are the random thermal velocities of n free electrons, the average velocity, sorry, the average thermal velocity of electrons will be, ये नोट कर लो, है फिर लोहे का तार ले लो, या लोहे या कॉपर का तार ले लो, रूम टेम्परेचर में नॉर्मली पकड़ लो, क्या करंट लगता है तुम्हें, नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, वो तो कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो तुम्हें करंट क्यों नहीं लगता है, इस वजह से, क्योंकि भाई जब एक दूसरे के मोशन को कैंसिल आउट कर देंगे तो जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, हो रहा होगा लेकिन रैंडम डायरेक्शन, तो नेट तो जीरो हो गया, तो जो मोशन ही नहीं हो रहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो करंट क्यों लगेगा तुम्हें, नहीं लगेगा। उसी जगह बैटरी से कनेक्ट तार को छू लो, अभी करंट लग जाएगा तुम्हें, क्यों लग जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हो। therefore there is no net flow of charge, therefore there is no net flow of charge, in any direction। फिर लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करिए, देखिए in the presence of an external electric field, in the presence of an external electric field, ब्रैकेट में लिख सकते हो बैटरी इज कनेक्टेड, battery is connected, each free electron experiences a force, ये डायग्राम ये पूरा लिख लो, ये जो है ये पोर्शन पूरा लिख लो, ये भी वोल्टेज की बैटरी है, ये जो पोर्शन पूरा मैंने बॉक्स में बनाया ये लिख लो, डायग्राम बना लेना सही से, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेना। if an electron having random thermal velocity, अगर इलेक्ट्रॉन की क्या है, रैंडम थर्मल वेलोसिटी है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए उसके पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ जाएगी जिसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, कहाँ गया, हर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय एक टाइम पीरियड जितने समय के लिए वो फ्रीली मूव किया होगा, तो एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गई होगी, ठीक है, वही लिखवा रहा हूँ। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी एक्सेलरेट्स फॉर टाइम before it suffers a collision
then it will attain a velocity, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। पहला एक कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा जिसकी u1 थर्मल वेलोसिटी पहले रही होगी, बैटरी कनेक्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। ये क्या है, जिसे एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हुआ है, टाउ1 जितने टाइम के लिए वो फ्रीली, जब बैटरी लगाने के बाद थोड़ा ऐसे फ्रीली, पहले तो टकरा जा रहा था बड़ी जल्दी जल्दी, कुछ टाइम के लिए फ्रीली मूव किया होगा और तब उससे एक्सेलरेशन इतना लगा होगा, तो थोड़ी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें खाली, तुम कोई बाइक चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, तो तुम्हें खाली रोड मिलती है तो एकदम से तुम अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो, वही उस तरीके से। ठीक है, तो ये लिख लीजिए V1 V2 V3, ये क्या है, बैटरी लगाने या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद की कहानी है, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऐड हो जाती है। ये नोट डाउन करो फटाफट, ये पूरा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन लिखवा रहा हूँ, पैराग्राफ चेंज करके, ये लिखने के बाद पैरा लाइन चेंज कर लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन लिख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द average velocity with which free electrons in a conductor get drifted under the influence of external electric field applied across the conductor, applied across the, कम कर लो ये पूरा। यहाँ पे टाउ क्या होता है भाई, वो भी लिख लेना, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं, जो आपको यूज करना है, रिलैक्सेशन टाइम, यानी ऑन एन एवरेज इतने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव किए होंगे कोलिजन से पहले, दो सक्सेसिव कोलिजन से पहले, ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रॉन जितने टाइम के लिए फ्रीली मूव करते हैं, या फिर जितने टाइम के लिए ये एक्सेलरेशन, इतने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे होंगे, जितने टाइम के लिए उन पे फोर्स लग रही होगी, वही रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, अब रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिख लो भाई। देखिए, टाइम इंटरवल, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन successive collision of electrons, successive collision of electrons in a conductor when current flows through it, when current flows through it, relation between drift velocity and electric current। अब इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, बड़ा सिंपल डेरिवेशन है, जैसा बताता जाऊं वैसा करते जाना। रिलेशन between VD एंड करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर है, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है, इधर ये तो दिख रहा है आपको, ये इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन है, यानी ये मोटाई एक बोल सकते हो, ये क्या है, कंडक्टर की मोटाई है, क्रॉस सेक्शन है। सपोज ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, इसकी लेंथ भी होगी कंडक्टर की, मान लेते हैं L है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अगर मैंने V पोटेंशियल, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही होती है, हाई टू लो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जिस तरफ करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगेंगे भाई, है कि नहीं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी होगी वो क्या बोली जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाएगी। तो वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन एन एवरेज, लेकिन वैसे तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन हमने ऑन एन एवरेज लेना, क्योंकि मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मिलियंस वाले केस सॉल्व थोड़ी करेंगे, ऑन एन एवरेज वाला ही तो लिया जाएगा। सपोज वीडी इज द
drift velocity with which electrons are drifted when the battery is connected across the conductor। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, देखो जब दो टाइप के करंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है और एक, ये पूछा नहीं जाता हालांकि, फिर भी समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। क्यों क्यों क्या मतलब कि करते हैं, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, वो करंट जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो रहा है तो करंट किस तरफ मूव करता है, इस तरफ। टेंथ में भी पढ़ाया जाता होगा। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इस करंट को क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट जब सेमीकंडक्टर पढ़ा जाता है तो वहां पे होता है, तो जब जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उस तरफ जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का अभी हमारे में कोई अभी समय वो नहीं है, हमें किससे मतलब रखना है, आई से। ठीक है, ये कंडक्टर है, बैटरी कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इतना समझ में आया। अच्छा, इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो कैपिटल एल लेना चाहो तो कैपिटल एल ले लो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय एल नहीं होता, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय एल होता है। अब देखो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि सपोज हम कर लेते हैं, सपोज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। भाई ऐसा तो नहीं कि 10 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, करोड़ों में होंगे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सपोज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दी स्मॉल एम। याद रखना, यहाँ पे गलती करोगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने जो भी एग्जाम होंगे, गलती यहाँ पे करोगे, स्मॉल एन याद रखना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में दिया होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज दिस, और तुम एन की जगह वो रखाते हो, गलत हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, मैं आप लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाम से भी आता है, सर्कल में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज दिस। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे भाई, भैया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इतने हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, एन अपॉन वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, ये दिया हुआ है। ये नंबर कैपिटल एन क्या मानना हूं मैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से लिख देता हूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू स्मॉल एन है, तो मुझे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं। तो बेसिक समझ रहे हो ना, ये तो बेसिक चीज। एन ए एल क्या है भाई, कैपिटल ए एल, these are the this number is the total number of free electrons of the conductor। इस कंडक्टर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ तक क्लियर है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाए भाई, इलेक्ट्रॉन्स है तो कुछ चार्ज भी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका चार्ज क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मल्टीप्लाई बाय ई, एलिमेंट्री चार्ज, ई की वैल्यू 1.6 10 की -19 होती है। क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक यानी कहने का ये मतलब है कि बैटरी लगाने पे इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा होगा। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, यानी कि इस वाले पोर्शन से यहाँ तक मूव करना है। हाँ, अच्छा, अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ये बताओ कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को डिफ्ट होना है भाई, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा या फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डिफ्ट होंगे, तो कितना टाइम लगेगा उनको, यानी एल लेंथ उनको डिफ्ट करना है, जिनकी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वीडी है, तो कितना टाइम लगा होगा उनको, एल अपॉन वीडी लगा होगा कि नहीं लगा होगा भाई। इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लेते यहाँ से शुरुआत की इलेक्ट्रॉन्स ने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने डिफ्ट होना शुरू है, यहाँ से चले 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 यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है,
तो कितना टाइम लगा होगा उनको? लेंथ अपॉन वेलोसिटी, यही तो फॉर्मूला होता है ना टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल अपॉन वी डी हो जाएगी कि नहीं, कैपिटल एल। ये बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट कितना फ्लो हुआ होगा, जितना चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा, अपॉन जितने टाइम में पहुंचा होगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या है भाई? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? एन ए एल ई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन ए एल इंटू ई। और टाइम की वैल्यू क्या है? एल अपॉन वी डी। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? एन ए ई वी डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट करंट व्हेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन। याद रखना है स्मॉल एंड वॉल्यूम डेंसिटी जो कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। गलती करोगे तो यही करोगे ही करो। अभी भी ना वो कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ऐसा टर्म कि दे देगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब तुमने एन की जगह वो रख के आ गए तो गलत हो जाएगा आंसर। क्या करना होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर दिए हो तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, फिर एन की जगह रखोगे स्मॉल एन की जगह। ठीक है? अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है तब तो एज इट इज यूज कर डालो, तो यूनिट से ही पता चल जाएगा। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी होगी तो बोला जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है? पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है। अगर तुमसे कहा जाए कि 8 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो तुम्हें वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए बात? बिल्कुल गिवन होगा। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जे इज इक्वल टू आई अपॉन होता है, आई ए कॉस थीटा होता है। मान के चलना थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक? तो जे, अब इस वीडी और जे के बीच में रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई की जगह वैल्यू रखो एन ए ई वी डी अपॉन ए। ये तो करंट की वैल्यू है, एरिया से डिवाइड कर देना है, एरिया एरिया कैंसिल आउट। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई वी डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपका क्या हो गया? करंट डेंसिटी और वीडी के बीच में रिलेशनशिप हो गया। ये पहले इतना लिखो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या आ जाएगा? दोनों के ऊपर एक साइन आ जाएगा। वीडी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा। ओम्स लॉ, सिंपल सी बात है। वीडी का फॉर्मूला क्या है? वीडी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो क्या है? ए मल्टीप्लाई बाई टाउ। ये है कि नहीं? एक्सेलरेशन में वेक्टर अब साइन नहीं लगा रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ए मल्टीप्लाई बाई टाउ। ए का फॉर्मूला क्या था भाई? ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। एक्सेलरेशन की यही तो वैल्यू थी जो लग रही थी उससे, फोर्स अपॉन मास इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ई का फॉर्मूला वी के टर्म में कैसे लिखोगे? अगर कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है भाई? एल है, और किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ वी, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में? बताओ, ई की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ जा रही है, वी अपॉन एल। वी अपॉन एल, कैपिटल वी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, जो ये बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कंडक्टर के अक्रॉस होगा। तो हमें पढ़ा है ई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन एल होता है कि नहीं होता है? की वैल्यू तो टाउ रहेगी। तो वी डी का फॉर्मूला कैपिटल वी, यहाँ पे कैपिटल वी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वी क्या है? वेलोसिटी वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फर्क समझना। कितना समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अभी करंट का डेरिवेटिव हमने किया था, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था? एन ई ए वी डी था कि नहीं था? एन ई ए ऐसे लिखे रहने दो, वी डी की जगह वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, जो वी डी है तो यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, तो क्या हो जाएगी? ई कैपिटल वी टाउ अपॉन एम एल, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ बोलता है वी इक्वल टू आई आर, या फिर ऐसे बोलता है कि वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस क्या होता था? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू होती थी, या फिर ऐसे रखो, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो वही बात की बात है, तो वी अपॉन आई इज कांस्टेंट। ये होता था कि नहीं ओम्स लॉ? वी अपॉन आई कांस्टेंट होता था। तो यहाँ पे हमें वी अपॉन आई रखना है, तो वी अपॉन आई कैसे करोगे? वी यहीं पे लिखे रहने दो, ठीक है? वी यहीं पे लिखा हुआ है, या फिर इधर रखते हैं, और आई को मैं नीचे ले जा रहा हूँ, आई को इधर साइड में, राइट से लेफ्ट से राइट ले जा रहा हूँ डिनोमिनेटर में। तो वी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एल, एम एल ऊपर चला जाएगा, और ये जो चीज, ये जो टर्म है एन ई ए ई टाउ, ये नीचे आ जाएगा। एन ई और ई स्क्वायर हो जाएगा ए,
इंटू टाउ। तो वी अपॉन आई क्या हो जाएगा, ml n e स्क्वायर a टाउ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट या फिक्स टेम्परेचर एट फिक्स्ड टेम्परेचर, क्योंकि ओम्स लॉ की कंडीशन ही यही है कि टेम्परेचर और बाकी प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये सब फिक्स रहनी चाहिए। एट फिक्स टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं है। एट फिक्स टेम्परेचर मास क्या चेंज होता है, मास कहीं चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। मास m कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेंथ क्या हम कंडक्टर की चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो एल भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एन भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होता है कहीं, नहीं होता है, तो ई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, ए भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो टाउ है वो भी फिक्स रहेगा। At fixed temperature, all these quantities m, l, n, e square, a and tau will remain constant. Will remain constant. कहने का मतलब क्या है, v अपॉन आई क्या है, कांस्टेंट के बराबर ही है कि नहीं है, v अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। ये सब क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो v अपॉन आई भी कांस्टेंट हो गया। यही तो ओम्स लॉ है। दिस इज, अच्छा ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। चलो लिख देते हैं, तो दिस कांस्टेंट ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, हमें v अपॉन आई कांस्टेंट ही तो प्रूव करना था, यही ओम्स लॉ था। दिस इज ओम्स लॉ। अच्छा एक बात बताओ, ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। दैट मींस इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट के बराबर। और इस कांस्टेंट किसके बराबर है, एम एल एन ई ए स्क्वायर, सॉरी एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, ऐसे लिख सकते हो। तो रेजिस्टेंस का एक और नया फॉर्मूला आया इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ये भी याद रखना है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, एक फॉर्मूला हमारा ये भी आ गया।